बहुत ही सुंदर है। आज का समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हम इसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से हम सब कुछ समझ कर उसको अपने आत्मसात कर पाएंगे मास्टर्स। तो मैं बहुत सरलता के साथ कोशिश करूंगी कि ये मैं आपके साथ प्रस्तुत कर सकूं। हाँ, बहुत सिंप्लीफाइड वे में क्योंकि मुझे भी जब मैं पढ़ रही थी तो 2-3 बार लगा कि नहीं, उसको समझना है। हम कई बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते, तो नहीं, हम आज आराम आराम से चलेंगे। तो ये पाठ 19 है, 19th चैप्टर इस बुक का। और अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी। शुरू में हमें बताया कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवल कर कैसे सकते हैं, फिर हमें कैसे क्लीन करना है अपने आप को। हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना, विद्युत तरंगों के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि किस तरह से वो हम थक जाते हैं तो हमको रिक्रिएशन की जरूरत है, हमें क्यों मनोरंजन की जरूरत पड़ती है, हम थकते क्यों हैं, उसके बारे में बताया मास्टर्स। और ऐसे हमने अनन्य बातों के बारे में जाना रामपा जी से। आज हम जानेंगे टाइम टाइम ट्रैवल कैसे करना है हमें, है ना। टाइम ट्रैवल होता क्या है, क्यों होता है, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उसका जो साइंटिफिकली है उन्होंने हमें बहुत सुंदर तरह से बताया है। तो और उसके अलावा भी उन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में इस चैप्टर में बताया है। हमें कैसे हमारे अंदर फेथ आना चाहिए, आस्था के बारे में उन्होंने बताया। आस्था क्या है, एफर्मेशन के बारे में बताया। तो मैं हर चीज को जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सिंप्लीफाइड में समझें। तो यहाँ पे रामपाल जी हमें बता रहे हैं कि हमने पहले भी समझा है, आकाशीय अभिलेख जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका उल्लेख उन्होंने पहले भी किया है, पहले के चैप्टर्स में किया है। तो वो कहते हैं कि अब जो हम सुनने वाले हैं वो भी चर्चा बहुत ही सुंदर होने वाली है, हमें मोहित करने वाली है, क्योंकि आकाशीय रिकॉर्ड्स कुछ चीज ही ऐसी है ना, जो प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक प्राणी से, जिस जो भी जिंदा है, जो भी धरती पे जीव है, उससे संबंधित है। तो अगर कोई जीव है तो उसके उसके वो चाहे या ना चाहे वो आकाशीय रिकॉर्ड्स उससे संबंधित रहता है। क्योंकि क्यों क्यों रहता है? क्योंकि आकाशीय रिकॉर्ड्स में हमारा सोल प्लान जो हम करके आते हैं वो भी वहां से ही आता है, वहीं पर वो रिकॉर्ड में चले जाता है। जब हम प्लान कर लेते हैं कि हम किस तरह से हम धरती पे आएंगे, क्यों आएंगे, तो आकाशीय अभिलेख के साथ इतिहास के पीछे यात्रा कर सकते हैं। हम पीछे जा सकते हैं, अपने अनन्य जीवन जो हमने पाए हैं इस धरती पे आते रहे हैं, उनके बारे में हम उसमें यात्रा कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और वो बताते हैं कि ना कि इस लोक में बल्कि दूसरे लोकों में भी अगर कभी कुछ घटित हुआ है तो हम उसको भी देख सकते हैं। और तो कहते हैं दूसरे लोक में दूसरे व्यक्ति जो हैं के द्वारा जो भरे हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं, कि जो अपने बारे में नहीं, हम किसी दूसरे के बारे में भी हम जान सकते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में। तो कहते हैं इससे पहले कि हम आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में कुछ कह सके, हमें ऊर्जा अथवा पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा, कि हम एनर्जी को जाने, मैटर को जाने, जैसे हम पहले जान चुके उसे थोड़ा सा। तो यहाँ पे वेव्स जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, वो बता रहे हैं कि वो अविनाशी होती है। तो ये क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे रामपा जी, ताकि हम समझ सके कि टाइम ट्रैवल करते कैसे हैं, हम कैसे आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हैं, कैसे पीछे के जो जीवन है हमारे उनको देख सकते हैं, या हम आने वाले जो हैं उनको कैसे देख सकते हैं, या जो अभी घटित हो रहा है उसको हम कैसे जान सकते हैं क्यों हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया है कि जो विद्युत तरंगे होती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो बता रहे कि वो अविनाशी होती हैं, कभी नहीं खत्म होने वाली होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो हमारे होती हैं। और इसी तरह से वो बताते हैं कि जिस तरह से कॉपर होता है, जो तांबे के तार होते हैं, अगर वो बिल्कुल उसका टेम्परेचर शून्य कर दिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो कर दिया जाए, तो उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रभावित होती है। इसीलिए हम शून्य की बात करते हैं, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, है ना। कई बार हम समझते नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं शून्य के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरह से बताया कि जैसे तांबा होता है, उसको जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वेव होती है वो बहुत तेजी से प्रेरित की जा सकती है, और वो चलती रहती है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, शून्य की तरफ रहेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये वो चलती ही जाती है, निरंतर चली जाती है। और जैसे ही तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, तो एनर्जी जो फ्लो हो रही होती है वो
धीरे धीरे मर जैसी जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो कहते हैं विज्ञान को भी जो साइंटिस्ट हैं वो इस बारे में काफी उनको एक टॉपिक है जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं अभी भी। और वो देख रहे हैं कि जो विद्युत प्रवाह जो धारी निरंतर जारी रहता है बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, वो उतना ही कैसे बनाया रह जा सकता है ना, बिना किसी अवरोध के। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है आने वाले समय में जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, वो कैसे कार्य करती हैं, जो वो खोज लेंगे। अभी तक नहीं ऐसा खोजा गया है कि अच्छा इंद्रियों, जो दूसरी इंद्रियां भी हैं आदमियों की, जो और बहुत सारी इंद्रियां हैं, उनके बारे में भी, उनकी योग्यताओं के बारे में भी हम धीरे धीरे और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे जैसे जैसे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी तो हम इंद्रियों के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं ना कि हम आंखों से देख सकते हैं, हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उसके बारे में हम, और बाकी जो फाइव सेंसेस हैं हमारे ओवरऑल 10, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान सकें। लेकिन बहुत सारी और योग्यताएं हैं हमारे इंद्रियों के जो अभी हमें जानना बाकी है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, है ना, वो अविनाशी हैं, कभी ना खत्म होने वाली हैं। तो उसके बारे में उन्होंने हमें एक बहुत सुंदर तरह से लाइट वेव के बारे में बताया है। ये सारी चीजें आकाशीय रिकॉर्ड को जानने के लिए जुड़ी हुई हैं मास्टर्स। तो कहते हैं कि लाइट वेव जो होती है, प्रकाश की तरंगे होती हैं, उनके व्यवहार को जानने के लिए वो हमें बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, हम लाइट को जानते हैं ना कि लाइट जैसे हम बिजली चमकती है जब आकाश में बारिश के दिनों में, अभी जैसे आप देखेंगे मानसून आ गया है तो कहीं पे थंडर स्टॉर्म होता है, तो पहले हम क्या देखते हैं, लाइट देखते हैं कि आकाश में, उसके बाद साउंड होती है। तो वो कहते हैं उसके व्यवहार को और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ब्रह्मांड के काफी दूर के ग्रहों में प्रकाश हम तक पहुंचता है। प्रकाश कैसे आता है हम तक? बहुत सारे ब्रह्मांड है, उनके जो काफी दूर ग्रह हैं, है ना, उनके से हम तक प्रकाश पहुंचता है उन ब्रह्मांडों के। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े कहते हैं कि अंतरिक्ष की जांच कर रहे हैं वो लोग, और ये जान रहे हैं कि अच्छा किन किन स्थानों से प्रकाश धरती पे आता है, ये रिसर्च भी चल रही है, वो बताते हैं। उनमें से जब हम कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनमें से हम प्रकाश धरती पे प्राप्त करते हैं, तो वो प्रकाश इतना वो एक ना टाइम पीरियड है लाइट का भी, कि वो ट्रैवल कर रही है, हम जानते हैं लाइट ट्रैवल्स ना। तो वो ऐसा भी है कि कई ब्रह्मांड ऐसे हैं जहां से हम लाइट हमारे तक आ रही थी, प्रकाश हमारे तक आ रहा है और निरंतर आ रहा है। तो प्रकाश वास्तव में बहुत तेजी चाल चलने वाली चीज है, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रकाश का वेग इतना अधिक है कि हम इस संबंध में मुश्किल से सोच पाते हैं, बहुत तेजी से उसकी स्पीड है, वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड है। तो वो कहते हैं कि हम उसके बारे में बहुत मुश्किल से जान पाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से चल रही है, निरंतर चल रही है। इतना अधिक है कि हम उसको जानने के लिए जब शुरू करते हैं तो कहीं का कहीं वो पहुंच गई होती है। लेकिन वो कहते हैं कि हम मानव शरीरों में हैं और विभिन्न प्रकार की भौतिक सीमाओं से बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम इस शरीर में होते हुए हम भौतिक जगत में हैं, है ना, हमने हमने बहुत बार जाना कि अच्छा माया से हम बंधे हुए हैं, इल्यूजन से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से हम किस किस चीजों में हम जो प्रकाश का वेव है, उन जो वेग है, जो उसकी स्पीड है, वो एक तेज के समान जाते हैं कि अच्छा वो एक फास्ट है। बस ये हम इतना जानते हैं कि लाइट बहुत ट्रेवल्स वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेजी से वो चलती है। और उसके इतने अस्तित्व हैं जो अलग अलग लोगों से, बहुत लोगों से भिन्न भिन्न है। मतलब जो धरती पे है जो तेज, जिसको हम फास्ट जानते हैं, लेकिन वो अलग लोग में, अलग ब्रह्मांडों में उसकी स्पीड उस तरह से अलग अलग तरह से है। यहाँ पे एक उसकी स्पीड को अगर आप नापेंगे तो यहाँ पे माप उसका अलग है, लेकिन कहीं दूसरे लोक में, कहीं दूसरे ब्रह्मांड में वो अलग है ना, क्योंकि वो उसके पास है, दूर है, किस तरह से है। तो कहते हैं कि उदाहरण के लिए माध्यम से हम कहें कि मनुष्य के लिए अस्तित्व का एक चक्र 72,000 वर्ष का होता है, 72,000 ईयर्स का एक चक्र होता है मनुष्यों के लिए। यहाँ धरती पे हमारे लिए क्या है कि 72,000 ईयर्स का एक पूरा राउंड होता है। उस चक्र में आदमी विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न शरीरों में फिर से आता और फिर से आता रहता है। तो वो जो 72,000 ईयर्स है, हम उसमें कितने सारे जीवन प्राप्त कर लिए हैं, हम कितनी बार आ चुके हैं धरती पे। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे लिए स्कूल है, ये एक धरती स्कूल है जहाँ हम सीखने के लिए आ रहे हैं। और एक टर्म जो होता है, जैसे हम कहते हैं स्कूल का एक टर्म है, एक एंड जो हमारा ईयर है वहां पर, तो वो कैसे होता है कि वहां पर जैसे किसी का यहाँ पर सेशन शुरू होगा अप्रैल से लेकर के, और फिर
एक मार्च तक एक सेशन होगा, कहीं पर किसी समय का एक सेशन होता है, तो वहां पे वो एक टर्म माना जाता है कि हाँ अच्छा इस तरह से स्कूल के लिए। तो हमारा भी हर बार जब हम आते हैं हमारा एक टर्म माना जाता है कि ये एक टर्म है हमारा स्कूल। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि हमें क्या समझना है कि हाँ हम हर बार आए हैं धरती पे तो हमने ये अनुभव किया है कि ये लाइट है ना। हम रेडियो या विद्युत तरंगों को दूसरी तरंगों में बदले, अगर प्रकाश के संदर्भ में वो कहते हैं, तो प्रकाश क्या है हम देख नहीं सकते, है ना, लेकिन अन्य प्रकाश को हम देख सकते हैं। ये अच्छा लाइट है तो हम देख सा रहे हैं कि सूर्य सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। लेकिन रेडियो में हम उसके जो तरंगे हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं ना। तो वो कहते हैं इसीलिए जो उपकरण रेडियो की तरंगे हैं उसको भी हम लाइट के माध्यम से जान पाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके हम उसको वहां पर तय किया गया है कि कहाँ पर हम उसको सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे ही टेलीविजन में आप कोई चित्रण देखते हैं तो उसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी सेट है अलग अलग सैटेलाइट में, और वहां से हमारे तक तरंगे आती हैं और इस तरह से चित्रण होता है। तो बहुत बार यहाँ पे बताया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा बाइनोकुलर्स होते हैं जो एक उसको अगर बहुत शक्तिशाली है तो हम उससे अच्छे से देख सकते हैं कि लाइट कैसे आ रही है, उसको और सुंदर तरह से हम देख सकते हैं, दूर का प्रकाश भी हम देख सकते हैं। और वो बताते हैं कि इससे पहले कि वो बाहर आना शुरू के प्रकाश ना, तब हम देखेंगे पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में तैरते हुए हाइड्रोजन के अणुओं में का बादल थी। तो अगर आप लाइट ट्रैवल कर सकते हो आप जानोगे कि धरती जैसी कोई चीज ही नहीं थी, बस एक अणुओं का सारे जो अणु हैं वो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, और वो एक बादल की तरह हुआ करती थी धरती, किसी बहुत बहुत समय पहले, आज की जैसी धरती नहीं हुआ करती थी। तो जो ये इसीलिए यहाँ पर क्या है कि क्योंकि लाइट सबसे फास्टेस्ट है, तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो लाइट ईयर में ये मापा करते हैं। जो सबसे जो फास्टेस्ट है आज आज की तारीख में वो है लाइट ना, इसीलिए उसको बेस बना करके मापदंड किया जाता है। तो यहाँ आगे वो क्या बता रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज की कल्पना करें कि यदि हम भौतिक शरीर में हैं तो पूरी तरह से असंभव है हमारे लिए, है ना, कुछ भी इस तरह से हम भी ट्रैवल कर सकें। हम अगर सोच भी नहीं सकते कि अरे हम लाइट की तरह ट्रैवल कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में वो बता रहे कि कैसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम इतनी जल्दी जल्दी हम ट्रैवल कर सकें। परंतु जब कोई शरीर से बाहर हो वही काफी सरल और सामान्य बात हो जाती है। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं, कहते हैं ना शरीर को बिल्कुल, आप मेडिटेशन में कई बार सुने हो लोगों के, आपने सुना है कि अच्छा अपने आप को सरल कर लीजिए, समान कर लीजिए, शरीर से ना जुड़े, है ना। तो कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं कि हम जब शरीर को हम छोड़ देते हैं, मतलब हम उससे जुड़े नहीं रहते हैं कि हम शरीर में हैं और शरीर की बाधाओं में बने हुए हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, बहुत सारे विचारों से हम अपने आप को बांध देते हैं। तो जब हम सरल हो जाएंगे तो क्या होता है, हम कल्पना करें कि हम विचारों से भी अधिक तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। हम अगर ऐसा विचार करें कि विचार कितनी तेजी से आता है ना हमारे माइंड में, कोई भी विचार निरंतर बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो कहते हैं कि हम अगर ये कल्पना करें कि हम विचारों से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं, हमें विचारों से अधिक तेज गति से यात्रा करने की आवश्यकता है, क्योंकि विचारों की एक निश्चित गति होती है ना। वास्तव में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति में कितनी देर में प्रतिक्रिया करता है, कितनी देर या कितने धीमे, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर कोई ब्रेक लगाना है गाड़ी में, आप देखते हो तो वो कितनी तेजी से उसको ब्रेक लगा पाता है, उसका विचार कितनी तेजी से सर से लेकर के पैर तक पहुंचता है। सर में एक विचार आया और पैर ने काम किया, वो कितनी तेजी से होता है ना। तो ये कितनी तेज हमारे अंदर वो स्पीड कितनी है, हर एक व्यक्ति की अलग होती है। आप देखोगे कि कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में होता है, कोई कुछ उससे मध्यम करता है, कोई बहुत स्लो होता है। तो हमारे विचारों की गति भी इसी तरह से, जैसे अभी हमने जाना ना कि लाइट की एक गति है, हमारे विचारों की भी एक गति है। तो वो कहते हैं कि इस चर्चा के उद्देश्य से तुरंत यात्रा करना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अरे हम भी ट्रैवल करें, एस्ट्रल ट्रैवल करें, हम भी आकाशीय रिकॉर्ड देखें। तो कहते हैं कि हम कल्पना करें कि हम क्षण भर में एक ग्रह से पर पहुंच सकते हैं। आप
कल्पना करो बस कि हम, अरे अभी धरती में, अभी तो हम दूसरे ग्रह पे पहुंच गए हैं और उस प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं जो पृथ्वी के 3000 वर्ष पहले निकल गया था। तो उस ग्रह से अगर जो प्रकाश हम तक आ रहा है, हर एक ग्रह से, जो जो भी ग्रह ऐसे हैं जहां से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, अगर हम उस ग्रह पे पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, कल्पना करें कि हम वहां पे पहुंचे और वहां पे जो प्रकाश निकल रहा है, जो पृथ्वी से 3000 वर्ष पहले निकल गया है, पृथ्वी पे आने में उसको 3000 वर्ष लगेंगे, लेकिन वो वहां से निकल गया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या होता है, जैसे एक वीडियो है ना, वो वहां पर रहता है कि आप देखेंगे कि आप वहां पे जैसे ही वहां पे पहुंचे तो आप वो देख पा रहे हैं जो अभी होने वाला है। तो आपका फ्यूचर आप देख पाएंगे, जो पृथ्वी में अभी आएगा उसको टाइम लगेगा, 3000 वर्ष और लगेंगे उसको आने में। लेकिन क्योंकि आप उस ग्रह में पहुंच गए जहां से प्रकाश है, तो वो शुरू हो चुका है, इसलिए आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। जब आकाशीय रिकॉर्ड में जा करके, आपने सुना है बहुत लोगों को कि मैंने देखा कि ऐसा होने वाला है ना, मुझे ऐसा, इंट्यूशन की बात करते हैं हम। तो वो सारी चीजें क्या है, वो इस तरह से होती है कि जहां से भी वो प्रकाश आ रहा है वहां आप अपने कल्पना मात्र से, और कल्पना की बात हमने एस्ट्रो ट्रैवल में पहले भी जानी है यहाँ से, कि कैसे हमें सिर्फ अपने को तैयार करना है, हमें एक इंटेंशन डालना है, यानी कि हमें वो उद्देश्य के लिए कि जिसको भी हम करना चाहते हैं, हमें वो सोचना है, विचार करना है, और वो हो जाता है, हम आगे बढ़ने लगते हैं प्रैक्टिस के साथ। तो वो कह यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये मानते हुए कि हमारे पास अ, किस तरह से हम दूरदर्शक बन सकते हैं, है ना। अभी जैसे हमने जाना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम अपने विचार से, अपने शरीर से ना जुड़ते हुए हम एक ग्रह पे जाने का सोच रहे हो और हम एस्ट्रल ट्रैवल ऐसा कर पा रहे हैं, तो हम उस तरह से, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ही हम मापे गए हैं, तो लाइट धरती पे आने में टाइम लगेगा, और आप वो धरती पे जो होने वाला है ना, वो आप पहले ही देख सकेंगे आपके जीवन में, किसी धरती पे या कहीं पर भी किसी और के जीवन में जो होने वाला है वो आप देख पाएंगे एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर। तो कहते हैं कि ये 3000 वर्ष पहले भेजा गया प्रकाश हमें उस समय में होने वाले दृश्यों को दिखाएगा। हम उस जीवन को जो प्राचीन मिस्र में था देख सकेंगे। तो इस तरह से अगर आप वहां पे ऐसे ग्रह पे पहुंच गए जहां पर आप देख रहे हैं कि पहले ही कुछ हुआ है ना, पहले से वहां पर जो धरती पे हुआ है वो वहां पर अब पहुंचने वाला है। ऐसे ग्रह पे भी आप जा सकते हैं कि जहाँ पे प्रकाश बाद में आएगा। तो ऐसे ग्रह में क्या है कि आप देखोगे कि वहां पर जो पहले से प्रकाश आया है, वहां पर आप वो दृश्य देखने शुरू कर दोगे जो पहले हो चुका है, जो धरती में पहले हो चुका है, यानी कि प्राचीन में हो चुका है। जैसे कि मिस्र के आप देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो कि दुनिया कैसी थी, किस तरह की दुनिया थी वहां पर। जैसे चीन की व्यवस्था पहले कैसी थी वहां, आज जो आज इतना विकसित दिख रहा है, वहां पहले कैसा हुआ करता था, है ना। तो या धरती पे जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उस समय क्या हुआ, कहाँ से क्या क्या लोगों के जीवन किस तरह के थे, कितना आधुनिक जीवन था धरती पे, हम जानते हैं ना। वो सारी चीजें आप वहां पे देख सकोगे जो हो चुकी हैं, इस तरह से भी आप देख सकोगे, क्योंकि ये सारी चीजें कैसी है, प्रकाश जो चल रहा है उसकी स्पीड के उससे आ रहा है। तब कहते हैं यदि हम तत्काल ही पास में यात्रा कर सके तो हम एकदम भिन्न भिन्न चित्रों को देखेंगे, है ना। तो अगर आप पास में हैं कहीं पर, तो किसी ग्रह में कहीं पर आप जा रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए, आपने पहले से विचार बनाया है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे भी आप भिन्न भिन्न चित्र देखेंगे कि एक जगह कुछ दिख रहा है, दूसरी जगह, दूसरे ग्रह पे कुछ आपको दिखेगा। इस तरह से आप जानकारी आकाशीय रिकॉर्ड की जान पाते हैं। तो कहते हैं कि जो पृथ्वी से इतनी दूर पर ग्रह है कि प्रकाश को उस ग्रह और पृथ्वी के बीच यात्रा करने में 1000 वर्ष लगते हैं, तब हम पृथ्वी के उस दृश्य को देख सकेंगे जो यहाँ 1000 पहले हो चुके हैं। तो ऐसे ग्रह पे हैं जहाँ पे अभी 1000 वर्ष लगेगा ना, पर हो चुका है वो। तो वहां पे हम उन 1000 वर्षों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जहाँ अभी प्रकाश आना है। तो अगर आप उस ग्रह पे पहुंच गए तो आप वो सब देख सकते हैं। तो हम भारत कहते हैं कि हम भारत की महान सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं, ऐसे महासागरों के बारे में हम जान सकते हैं जो पहले कितने विशालकाय थे, धीरे धीरे उनके समुद्र तट मिटते चले गए, वो और छोटे होते चले गए, है ना। ऐसे ही समुद्र का क्या होता है कि उनका पानी कम होता जा रहा है, इवेपोरेट होते जा रहा है, और उनका जो ऐसी जो हमारी नदियां हैं उनके रिवर बैंक्स सीमित हो गए हैं। पहले वो बहुत विशालकाय हुआ करती होंगी किसी समय में।
तो हम ऐसे बहुत सारी चीजों को जान पाएंगे जो पहले कैसी थी और हम अब कैसी है। तो वर्तमान में हम एक ऐसे विश्व में हैं जिसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय लिमिटेशंस यानी परिसीमाएं हैं। कहते हैं कि हम अपने शरीर के बाहर की क्षमताओं में से कुछ को पूर्ण रूप से देख सकेंगे। अपने जो शरीर में हम बंधे हुए हैं अपनी क्षमताओं के बारे में, क्योंकि हमारे अंदर डाउट है ना। हम शक करते हैं कि अरे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपने को सीमित कर लेते हैं बहुत सारी चीजों की। हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, हमारे अंदर डर है कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकेंगे, या अरे अरे ये सत्य नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट है। तो उस वजह से क्या है, शरीर की अपनी क्षमताएं हैं उनकी। लेकिन जैसे ही हम सूक्ष्म लोक में देखते हैं, हम देखेंगे कि दूसरे प्रकाश में चीजें दूसरी तरफ से दूसरे तरह की है वहां पे। तो जैसे ही हम ऐसा अपने आप को शरीर से छोड़ते हुए आकाशीय रिकॉर्ड देखना है, ऐसा करके हम अपना विचार डालते हैं, अपने अंदर इंटेंशन डालते हैं, और हम उस तरह से, जैसे कि हमें पिछले चैप्टर में बताया गया है, ऐसे करेंगे तो हम सूक्ष्म लोक में बहुत सारी चीजें देख सकेंगे। हम उस सभी पदार्थों में झांक सकेंगे जो वास्तव में अविनाशी हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, हम कहते हैं ना, जो भी धरती पे वो अविनाशी है, बहुत सारी चीजों को हम ऐसे भी देख सकेंगे वहां पे, जो अभी हमारे लिए फेरी टेल जैसा लगता है। हमें लगता है कि नहीं ये तो फिक्शन है ना। हाँ, लेकिन जब हम करेंगे तो वास्तविक में ऐसा होता है। तो ये कैसे बता रहे हैं, जैसे कि एक लेजर लाइट शो आप लोगों ने देखा होगा। लेजर लाइट क्या होती है, जब हम देखते हैं लेजर की लाइट जो बीम आ रही है, आप देखोगे ना, आप ऊपर देखते हो आसमान में, आपको लगता है अलग अलग तरह की बीम आ रही है, लेकिन वहां पे कोई चित्र नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो एक पर्दे पे या एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पे वो उसकी रेस जाकर टिक जाए, जहाँ पे अवरोधक है जैसे कि एक बैरियर है, तो वहां पर एक चित्रण आने लगता है। लेकिन जब वो फ्लो कर रहा होता है तो कुछ भी नहीं दिखती है, वो जो बीम होती है उसमें कुछ भी चित्रण नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब ऐसा जो सफेद पर्दा हम जैसे प्रोजेक्टर भी लगा करके देखते हैं, तो प्रोजेक्टर के लिए भी एक स्क्रीन चाहिए, एक अवरोधक चाहिए, जहाँ पे वो चित्र फोकस कर सके। लेकिन वरना क्या होता है कि एक खाली बीम दिखती है वहां पर, है ना। तो लाइट भी ऐसे ही है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अगर हम खिड़की से, अगर किसी खिड़की में से अगर हम फोकस करेंगे प्रोजेक्टर को, तो क्या होगा कि हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम अंधकार में, एक हमने ब्लैक डार्क बैकग्राउंड बनाया है, तो वहां पर इसीलिए क्या होता है, मूवी थिएटर है या प्रोजेक्टर रूम है जहाँ पे आप देखते हो, वहां पे डार्क कर दिया जाता है, ताकि डार्कनेस में वो चित्र प्रक्षेपित कर सकता है, उसको फोकस कर सकता है ना। तो वरना हम एक हल्की सी किरण ही देखते हैं, कोई चित्र नहीं देख पाते। तो सर्च लाइट होती है, जैसे आप देखोगे कई बार कहीं सर्कस वगैरह लगा होता है कुछ है, तो सर्च लाइट भी कैसे दिखती है, वो एक बीम की तरह दिखती है ना। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि हमारे जो, जब तक कि हम कोई भी अवरोधक पैदा नहीं करते, जो मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहाँ पे हम देख सकें। जैसा कि अभी हमने जाना कि हम जब सूक्ष्म यात्रा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस जगह में पहुंचेंगे जहाँ पे वो सारी चीजें बीम पढ़ चुकी है या पढ़ने वाली है। तब हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं या पास्ट देख सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये जहाँ, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी वो एक पढ़ चुकी है, उसका जो समय है वो समाप्त हो गया है ट्रैवल करने का, और अब वो वहां पे रुक गई है। तो इस तरह से कहते हैं कि जिसे टाइम ट्रैवल कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है टाइम ट्रैवल, जो बहुत समय से, अब हमने अभी तक डाला कि अच्छा आकाशीय रिकॉर्ड्स कैसे हम देख पाते हैं, कैसे हम फ्यूचर या पास्ट में जा पाते हैं, या प्रेजेंट को हम देख पाते हैं, जब हम धरती पे हम यात्रा करने के लिए सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हैं, तो हम प्रेजेंट को देख पाते हैं। अगर हम दूसरे ग्रहों पे जाएंगे जहाँ पे अभी लाइट आनी है या आ चुकी है, तो हम पास्ट प्रेजेंट और अपना फ्यूचर देखते हैं। तो वो आगे बता रहे हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। ये दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें वो बता रहे हैं इस चैप्टर में कि टाइम ट्रैवल, समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल कहते हैं, एक ऐसी चीज भी है। ये एक काल्पनिक विचार है। टाइम ट्रैवल क्या है, एक काल्पनिक विचार है, क्योंकि हम काफी दुखी होकर के अपने इस मास के, जो हमारा ये बॉडी मास है, उसमें हम सीमित हैं। हमारे शरीर अधिकांश अपूर्ण उपकरण है, जो हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ धरती पे सीखने के लिए आए हैं। सीखने के लिए आने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें हैं, जैसे कि संदेह है, और हम निर्णय नहीं कर पाते हैं ना। कई बार हमें लगता है कि डाउटफुल रहते हैं हम।
तो इस तरह का वो बता रहे हैं कि टाइम ट्रैवल में भी ये, जैसे कि आकाशीय रिकॉर्ड का है, वैसे ही हम यहाँ टाइम ट्रैवल में भी ये अवरोधक है हमारे अंदर। लेकिन क्योंकि हम धरती पे सीखने के लिए आए हैं, इसलिए ये हमारे अंदर आने से पहले ही हम ऐसी चीजें लेकर के आए हैं, ताकि हम उनको तोड़ सके, उनको ब्रेक करके हम आगे बढ़ सके। तो इससे पहले वो कहते हैं कि हम आपको समझा सकें, हमको प्रमाण और देखने के लिए, हम हर बार जो हम ह्यूमन बॉडी में है, तो हमें प्रमाण देखने की आदत हो गई है कि किसी चीज का प्रूफ ना मिले तब तक हम उसको करने की कोशिश नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए। तो अगर हम कहेंगे कि हाँ, अरे कोई अपने बारे में बता रहा है कि हाँ उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हाँ उसने टाइम ट्रैवल किया या उसने आकाशीय रिकॉर्ड देखा, तो हम सोचेंगे नहीं, प्रूफ क्या है ना? प्रूफ कैसे आएगा? जब हम खुद करेंगे तभी हमें प्रमाण मिलेगा। तो कहते हैं ये कैसे काम करती है, चीजों को खींचतान कर हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हमारे अंदर के जो संदेह है, हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, अगर कोई हम हमें प्रमाण दे भी रहा है जिसने खुद अनुभव किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका डिसेक्शन कर देते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं उसको, और कर देते हैं कि अच्छा उसकी योग्यताएं समाप्त हो जाए हमारे अंदर के डाउट से, कि हमारे अंदर से संदेह हैं, उनके साथ हम और बहुत सारी चीजें लगा देते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर जो हमने सुना है किसी और का भी, और हम उसकी योग्यताएं पूरी तरह से हम समझ लेते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं काम कर सकता, ये तो पता नहीं सत्य है नहीं है, ऐसे हम मानते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि हम इस बॉडी में हैं, इस वजह से हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें ध्यान करना है। उनको समाप्त करके जब हम ध्यान करने में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे हम बहुत सारे अनुभव पाने लगते हैं, बहुत सारी अनुभव जो हमने सुने हैं वो हम पाने लगते हैं। तब हमारे अंदर वो संदेह थोड़े खत्म होते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि अच्छा हम भी कुछ अलग करें, हम भी कुछ नया करें। ठीक है, अभी हमने ये अनुभव पाया, चलो ध्यान गहरा करें, अपने आप को सरल कर लें, तब हमें और भी अनन्य तरह के हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमें विश्वास कर दिलाते हैं कि अच्छा और भी बहुत कुछ होता है। जब हम देखते हैं कि अच्छा किसी ने बहुत डिवाइन मास्टर्स को देखा अपने ध्यान में, किसी ने बातें करी, किसी ने कुछ सुना, किसी को कोई इंट्यूशन आया, है ना? तो इस तरह से हम जब उनको सुनते हैं तो हम भी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब हमें विश्वास होने लगता है अपने अनुभवों के साथ। तो कहते हैं तब आकाशीय अभिलेख जो कंपनों का एक स्वरूप है, यानी कि आकाशीय रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशीय रिकॉर्ड्स है क्या? वो एक वाइब्रेशन का स्वरूप है, जो भी कंपन निकलते हैं उनके ही वो वाइब्रेशन स्वरूप है, कहते हैं कंपनों का एक स्वरूप है आकाशीय रिकॉर्ड। आवश्यक रूप से प्रकाश के कंपन नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ध्वनि को भी समाहित करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो प्रकाश का कंपन नहीं है, क्योंकि उसमें ध्वनि भी है, साउंड भी समाहित करता है। वे कंपनों का वह प्रकार है जिसके लिए पृथ्वी पर कोई शब्द नहीं, इसका वर्णन नहीं कर सकते कि उनका वहां का जो कंपन है, लाइट का जो प्रकाश का कंपन है, उसका हम वर्णन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एक कंपन है। जो आकाशीय रिकॉर्ड्स भी है वो एक कंपन के द्वारा हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारे कंपनों का क्या अर्थ है यहाँ पे? अगर आप आंखें बंद करेंगे अपनी, और अपने भीतर आंख बंद करके देखना शुरू करेंगे, अपने कंपनों को, अपने जो वाइब्रेशंस हैं उनको महसूस करना शुरू करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके विचारों का आधार क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या रूट है उनका। तो उसी तरह से जब आप उस आपकी जो चेतना का स्तर है ना, कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ने लगती है, कहते हैं ना कॉन्शियसनेस बढ़ने लगे, तब आप विचारों को वहां आकाशीय अभिलेख के जो आकाशीय रिकॉर्ड्स के जो वाइब्रेशन है उनसे आप जुड़ पाते हैं, और उन वाइब्रेशन के थ्रू जैसे कि आप अपने अंदर हो रहे इमोशंस को, अपने अंदर हो रहे विचारों को जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। आपके कण कण को, आप अपने शरीर के एक एक पार्ट के वाइब्रेशन को जान पाएंगे कि वहां पे कैसा हो रहा है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए पहले अपने अंदर के कंपनों को जानना शुरू करिए, उसके बाद जब आप कंपनों को यानी वाइब्रेशन को पहचानना शुरू करना पाते हैं, क्योंकि कहीं पर हमने जैसे पिछले चैप्टरों में भी सुना कि अगर आपका वाइब्रेशन बॉडी में किसी एक पार्ट में किस तरह का हो रहा है, आप अगर उसको आंखें बंद करके आप समझ पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वो पार्ट बॉडी का, वो ऑर्गन स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वहां पे क्या हो रहा है, आप उसको भी जान सकते हैं। तो उस तरह का जब आप प्रैक्टिस करते करते आप वाइब्रेशनों को समझने लगेंगे, तो आकाशीय अभिलेख यानी कि आकाशीय रिकॉर्ड्स का वाइब्रेशन को भी आप समझने लगेंगे। और जब समझने लगेंगे तो जानने लगेंगे
कि वो क्या बता रहे हैं आपको। तो ये कंपनों का वह प्रकार है जिसके लिए पृथ्वी पर कोई शब्द नहीं है, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। सबसे अधिक ये समीपवर्ती जो शब्द है वो कहते हैं कि वो रेडियो तरंगों के समान है। तो वाइब्रेशन कैसे है, रेडियो के तरंगों के समान है जो आकाशीय रिकॉर्ड्स के हैं। क्योंकि हम सब अपने आसपास सभी समय में रेडियो तरंगों को विश्व के दूसरे भागों में आते हुए देखते हैं। तो रेडियो तरंगे कैसी है कि अच्छा हम जैसे अलग अलग जो स्टेशन हैं वो हमारे पास ही नहीं है ना, अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग शहरों में है, अलग अलग। लेकिन वहां से जो तरंगे छोड़ी जा रही है वो हमारे चारों तरफ है। बस जब हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में सेट करते हैं तो चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, है ना, कहीं से भी। जैसे अगर आप मान लीजिए तमिल में चैनल उसका फ्रीक्वेंसी आपको कुछ गाना सुनना है, आप वहां पे फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं तो आपको वो सुनाई पड़ेगा। कन्नड़ा में है तो आपको वो सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, है ना। अगर आप विविध भारती लगाते हैं, एफएम लगाते हैं, तो वो वहां की फ्रीक्वेंसी अलग अलग शहरों की सेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग ग्रहों से भी ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास, लेकिन हम उसमें सेट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का स्तर उतना हमने अभी तक उसका विकास नहीं किया है। हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करें कि उस कैसे हम उसको कैच कर सकें, कैसे हम अपने आप को उसमें सेट कर सकें। तो जैसे रेडियो में सेट करने के लिए हम सीख गए हैं, तब हम वैसे ही अपनी बॉडी से बाहर निकल करके हम अपने वाइब्रेशनों को और वहां दूसरे स्टेशनों के वाइब्रेशन है यानी कि दूसरे ग्रहों के वाइब्रेशन है, उनको भी हम समझ सकेंगे, अपने आप को उस तरह सेट कर सकेंगे। वो कहते हैं तो जैसे हमें जहाँ का संगीत सुनना है वैसा हम कर लेते हैं, ऐसे हम कहाँ का आकाशीय रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, कहाँ हम किस सूक्ष्म जगत में जाना चाहते हैं, वो जब हम सेट करने की कोई प्रयत्न करेंगे और हम समझने लगेंगे अच्छा यहाँ की ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो वहां पर हम उस तरह से जानने लगेंगे उस जगह के बारे में। हमें एफएम रेडियो मिर्ची सुनना है तो हम पता है कि ये इस फ्रीक्वेंसी पे हमें सेट होना है। ऐसी अगर हमें ऐसी जगह जाना है जब हमें पास्ट में जाना है तो हमें पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का स्तर कितना होना चाहिए। हम उतना ध्यान करेंगे, गहराई में जाएंगे, हमारे अंदर जो भी हमें विकास करने हैं या छोड़ने हैं उसको हम करते करते वो कर पाएंगे। बिल्कुल भी असंभव नहीं है। कहते हैं ये संभव है कि तरंगे विश्व के एक भाग से आ रही हैं जिनमें कोई कार्यक्रम हो, है ना, और कल प्रकाशित प्रसारित किए जाने वाला हो। तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हो सकता है रेडियो में भी कैसे होता है, वो कल आने वाला है। हम्म लेकिन वो कार्यक्रम ऑलरेडी रिले कर दिया गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कब आएगा हमारे पास क्या है वो तय हो चुकी है पहले से ही। तो मास्टर बहुत ही सुंदर तरह से वो हमें बहुत बारीकी से समझाना की कोशिश कर रहे हैं रामपा जी कि हम कैसे ये सारी चीजें समझ सकें। आकाशीय रिकॉर्ड से हमने जाना कि वो अविनाशी कंपन होते हैं। कोई भी कंपन है वो अविनाशी है, मतलब निरंतर है, कब से है, हमारा जब से जीवन धरती पे हुआ है, जब भी हम किसी भी रूप में आए तब से वो रिकॉर्ड है। और वो वहां पे मानवीय ज्ञान का पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे कि विश्व में वो बता दें कि हर चीज जो पृथ्वी पे हो चुकी है अभी भी कंपनों के रूप में अस्तित्व में है। हर चीज कंपनों के रूप में जो हो चुकी है वो सब कुछ कंपनों के रूप में अभी भी उसका अस्तित्व है, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। और जब हम शरीर से बाहर आते हैं तब तो हम इन तरंगों को समझने के लिए किसी विशेष युक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें क्या करना है, हम हमें उनको धीमा करने के लिए कोई चीज प्रयोग नहीं करते, बदले में अपने शरीर से बाहर आने के लिए अपने खुद के तरंग जो संग्राहक है उसकी गति बढ़ा देते हैं। तो हमें अपने जो हमारे जो तरंगे हैं उनकी गति बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारी तरंगे और भी तेजी से जा सके, और भी तेजी से बाहर निकल सके। और वो कैसे होगा, जब अंदर के डाउट छोड़ देंगे, डर छोड़ देंगे। जब हम वो छोड़ देते हैं तो वो अवरोधक जो हमने बनाए हुए वो हट जाते हैं और हमारे जो तरंगे है बहुत तेजी की गति से आगे बढ़ने लगते हैं। तो अभ्यास के साथ जो हमारा प्रशिक्षण है, हम प्रैक्टिस करें, हम वो प्राप्त कर सकेंगे जिसको हम आकाशीय अभिलेख कहते हैं, यानी कि आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे धीमा करना है, कैसे बढ़ाना है, कहाँ हमें जाना है, उस हिसाब से हम अपनी तरंगों को और विकसित करते रहेंगे। प्रयास करना है, उसके लिए अभ्यास करना है और हमें प्रैक्टिस करनी है, निरंतर प्रशिक्षण लेना है हमें। अगर किसी कुछ हमें पूछना है तो पूछना है उन लोगों से जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से आप उसको देख सकेंगे।
तो वो कहते हैं चलिए, अभी तक तो हमने ये आकाशीय रिकॉर्ड में हमने थोड़ी बात करी, अभी चलिए प्रकाश के बारे में और हम बात करते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकाश बहुत तेजी से आता है ना, और ध्वनि धीमी होती है। तो वो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जब जेट विमान की हम आवाज सुनते हैं ना, तो उससे भी पहले क्या होता है कि बहुत तेजी से चलने वाला सुपरसोनिक जेट विमान की आवाज सुनते हैं हम, है ना। आप सुनते हैं, परंतु जहां से आवाज आती हुई लगती है उस बिंदु को हम देखना निरर्थक है, क्योंकि जेट विमान ध्वनि से तेज गति से आ रहा है ना। तो साउंड जहां से आ रही है हम सोचते हैं अच्छा इधर से साउंड आ रही है, तो हम उधर देखना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक वो जेट विमान कहीं का कहीं निकल गया होता है। क्योंकि साउंड होती है वो हमें क्या होता है कि हम हमारे अंदर जो देखने की आवाज आई वो हम सुन तो पाते हैं, है ना, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार ये ध्वनि को आगे ही ध्वनि के आगे ही होगा। वो कहते हैं कि जेट जो होता है वो पहले आता है और ध्वनि बाद में आती है। तो हम इस तरह से हम देखेंगे कि अच्छा, जब हम आवाज सुनते हैं तब तक तो जेट कहीं का कहीं निकल गया होता है ना, और आवाज हमें बाद में सुनाई पड़ती। तो ऐसे ही वो बता रहे, जब इंग्लैंड में जब विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वहां पे भी क्या हुआ था कि वहां के लोगों को जो रॉकेट जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि रॉकेट घरों को तोड़ते हुए और लोगों को मारते हुए घरों पर टकरा रहे थे, है ना। तो चेतावनी उनको दी जा रही थी कि रॉकेट आसपास है, लेकिन जो शोर होता था वो पत्थरों की आवाजें, वहां पे जो घायलों की पुकार थी वो सुनाई पड़ती थी, लेकिन बाद में जब धूल बिल्कुल बैठने लगती थी तो रॉकेट के पूछने पहुंचने की आवाज आती थी, है ना। तो इस तरह से क्या होता था कि वो पहले ही वहां पे कार्य हो चुका है, लेकिन वो जो ध्वनि है वो बाद में आई है, और वो सारी चीजें खत्म हो चुकी जो भी है। तो वो लोग उस तरह से सावधान नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रॉकेट की जो आवाज है वो बाद में उनको सुनाई पड़ रही थी, और पहले ही वो संहार वहां पर हो चुका था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका होता था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इसीलिए रॉकेट ध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पे विनाश हो जाता था। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये साउंड का इससे क्या लेना देना है आकाशीय अभिलेख से, आकाशीय रिकॉर्ड से, कि जो इस पृथ्वी पर जो हुई है, कोई भी घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी होती है, हर एक चीज की आकाशीय रिकॉर्ड में पूरी जानकारी है। तो दूसरे लोगों के अपने खुद के आकाशीय अभिलेख होते हैं, हर जगह का जो दूसरे अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग जगहें हैं, वहां के अपने अपने आकाशीय रिकॉर्ड हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई देश अपने वीडियो कार्यक्रम को बाहर भेजता है, कि अपने कोई देश है वो अपनी तरह का एक वीडियो बनाता है और भेजता है, इसी तरह आकाशीय रिकॉर्ड भी अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि केवल खुद के नहीं बल्कि किसी भी लोग के आकाशीय अभिलोक के साथ वो किसी प्रकार मिलान किया जाए, तो वो ऐतिहासिक घटनाओं को देख सकेंगे। तो वो कहते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लोक में जा सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं और उस जगह के बारे में जान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल हम बीइंग हैं, तो आप अगर जिस लोक में जा रहे हैं, अगर आप वहां पर हैं तो आप अपने को उस रूप में देख सकते हैं, वहां पे आप उस डायमेंशन के अपने स्वरूप को, उस डायमेंशन के उस स्वरूप को आप जान सकेंगे कि आपने क्या किया या क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो कोई देख सकता है कि इतिहास की पुस्तकों को किस तरह झूठा बनाया गया है। तो बहुत सारे लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख सकते हैं और जान पाएंगे कि जो हमारी हिस्ट्री के बारे में पुस्तकों में लिखा है कितना गलत लिखा है, कितना झूठ लिखा है। कई चीजें हमें पता चलेंगी, सत्य पता चलेगा, लगेगा ये निरर्थक है ये सारी पुस्तकें पढ़ना, क्योंकि वहां सत्य है ही नहीं, उन पुस्तकों में सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि जब हम पृथ्वी पे मर जाते हैं तो हमारा अस्तित्व दूसरे तले पर चले जाता है ना। और जहां हम प्रत्येक को अपने जीवन में जो हमने किया है, हमने जो हमने नहीं किया, और हम उसका सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, हम जब जाएंगे, मर के जाएंगे, तो हमें वापस से एक रील की तरह सब हमारा जीवन शुरू हो जाएगा। वो रील क्या है कि सारे जो भी हम आए थे प्लान करके, सोल प्लान करके आए थे, वो भी वहां पर है, हमने क्या किया वो भी वहां पर है। हम सब कुछ देख पाएंगे उसको, हम ऐसे देख पाएंगे जैसे कि अच्छा ये तुम्हारा प्लान था, तुमने ये किया, है ना। फिर हम क्या करते हैं कि अब जब हमें वो ज्ञान मिल जाता है तो हम उसको सजोते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अच्छा हमने क्या नहीं किया, हमने वहां पे कैसे रिएक्ट किया, किसके साथ हमने कैसे किया, हमें हम क्या कर सकते थे। फिर हम एक नया सोल प्लान बनाते हैं, फिर हम एक स्कूल के बच्चे की तरह फिर नया सा एक सेशन में आते हैं, और हम फिर नई परीक्षा के लिए धरती पर आते हैं।
और इस तरह से ये बार बार प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि हम इससे पहले कि कोई आकाशीय अभिलेखों को देख सके, हमें क्या करना है, स्वाभाविक रूप से इसके लिए काफी लंबा परीक्षा हमें प्रशिक्षण लेना होता है। तो हमें प्रशिक्षण लेना कैसे, अभी जैसे हम ध्यान में आए हैं और हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बद्री जी ने दिया है, तो हम लोगों के अनुभव सुन सुन के प्रशिक्षित हो जाते हैं। और हम इन सारे जो हम स्वाध्याय करें उनके माध्यम से प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो हमें उतने जीवन वापस नहीं आना है धरती पे, और उतना समय हमारा व्यर्थ नहीं होना है। अगर हम वाकई में सीखना चाहते हैं तो हम इस जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, जिन्होंने अनुभव किया है। और जो अभी हम स्वाध्याय करें उनके माध्यम से, जैसे हमने जाना कि अपने अंदर के डाउट्स को खत्म करना है, जो भी हम सुन रहे हैं उस पर हमें विचार करना है कि हम कैसे आगे बढ़े। हमारे अंदर, अपने अंदर भीतर झांकना शुरू करना है कि अच्छा हमने अपने भीतर क्या क्या अवरोधक बनाए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम जब ऐसा विचार करने लगेंगे, हम तो हम जानेंगे कि हमारे अंदर आस्था आने लग गई है, फेथ आने लग गया किसी भी बात के बारे में। यानी कि अज्ञात रिकॉर्ड्स के बारे में, सूक्ष्म लोक के बारे में जानने के लिए अलग अलग ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे हम जा करके इतना कुछ जान सकते हैं। तो हम अब जब चीज कर रहे हैं तो हमारे अंदर आस्था आनी है। सबसे पहले क्या है, हमें आस्था आनी चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है ना। तो वो कहते हैं कि आस्था वो निश्चित चीज है। तो अब यहाँ पे हमें आस्था के बारे में बता रहे हैं, जैसे अभी हमने जाना अलग अलग टॉपिक के। तो बाद में वो बता रहे हैं कि किस तरह से आस्था के बारे में हमें बता रहे हैं कि आस्था क्या चीज है। हम बहुत बार ये फेथ वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं ना, लेकिन वाकई में आस्था का क्या मतलब है, फेथ का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि वो निश्चित चीज है जो कि की जा सकती है। फेथ ऐसी चीज है, जैसे आकाशीय रिकॉर्ड मुश्किल है हमारे लिए, हम कहेंगे एस्ट्रल ट्रैवल थोड़ा मुश्किल है हमें लगेगा, लेकिन फेथ ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं। और फेथ अगर हम लाएंगे, हम आस्था लाएंगे, तो बाकी दो चीजें भी जो हमारे लिए मुश्किल है वो सरल हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर रामपा जी इतने प्यारे तरह से और इतने प्यारे हैं कि हमें बच्चों की तरह एकदम होता है ना कि एक एक चीज बताते जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुमको ये मुश्किल लग रहा होगा, तो चलो अब हम तुम्हें आस्था के बारे में बताएं, फेथ के बारे में बताएं। तो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है वो आप आराम से कर सकते हो फेथ। जैसे ठीक उसी तरह जैसे कि एक आदत को, है ना, आदत कैसी है हमारी, हम आदत धीरे धीरे बन जाती है ना हमारे। तो गर्म गृह यानी कि हॉट हाउस में रहने वाले पौधों को बढ़ाया जा सकता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर आस्था किसी कठोर जंगली बीज की तरह नहीं है, है ना, वो बहुत सुंदर है, सरल है, वास्तव में एक गर्म गृह में लाए हुए पौधे की तरह है ना, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है ना। ग्रह को तो छोड़ दीजिए, अब एक शहर दूसरे शहर में हम पौधा लेके जाते हैं जहाँ पे ठंडे स्थान से आप गर्म जगह में लेकर के आएंगे, तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, उस पौधे की, उसका पालन पोषण कैसा करना है, वो हम जान पाएंगे। तो आस्था प्राप्त करने के लिए हमें आस्था के अपने संकल्पों को दोहराना है। कैसे हम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमें वो एफर्मेशन, जो डिटर्मिनेशन, हमें संकल्प है, उनको दोहराना है। तो दोहराना कहते हैं हमें दोहराते चले जाना है एफर्मेशंस। अगर हमें किसी चीज को जानना है, यानी कि आपको अगर एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो आपको संकल्प करना है कि मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ अपने एस्ट्रल रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, है ना। मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ और मैं देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ। आपको निरंतर इस तरह से करना है कि वो हो रहा है आपके जीवन और में, आप कर रहे हैं उसको। तो आप ऐसा संकल्प लेंगे, एफर्मेशन दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो जो ज्ञान है आपका अवचेतन मन में चले जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नाइन्थ पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना। तो उसका इतना ज्यादा विकास विकसित है हमारा अवचेतन पार्ट। तो वो हमारा 9:10 जो हमारा रेशियो है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है हमारा। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा, जो ब्रेन का जो बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है, वो हमारा चेतना का स्तर इतना बढ़ सकता है अगर हम उसको एफर्मेशन के द्वारा विकसित करें। तो हमारा जो वहां से जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारी आस्था बहुत बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप वो देखना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हैं, आपके जीवन में वो होने लगेगा। धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। तो हम अक्सर इसके एक तो वो कहते हैं ना, एक आलसी व्यक्ति के बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताई है यहाँ पे,
कि अच्छा, एक व्यक्ति है, उसने काम काज पूरा कर लिया, रिटायर हो गया। अब वो क्या सोचता है कि अब तो मैं रिटायर हो गया, और वो बाहर बैठा हुआ है। आप उसको आवाजें लगाओगे तो पहली बार नहीं सुनेगा वो, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी बार वो इसलिए फिर से आवाज लगेंगे, वो नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता है इसलिए नहीं सुन रहा है। तीसरी बार आप जब लगाओगे तो उसको गुस्सा भी आएगा, है ना, कि अरे पुकारने वाला चुप ही नहीं हो रहा, बार बार कर रहा है। तो धीरे धीरे वो पुकारता जा रहा है और ये व्यक्ति में बदलता जा रहा है, मतलब उसकी चेतना स्तर बढ़ती जा रही है। पहली बार वो सुनना ही नहीं उसको, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता था। दूसरी बार वो सुनना नहीं चाहता, तीसरी बार उसको गुस्सा आ रहा है, चौथी बार वो सुनेगा ये अच्छा क्या है। तो इस तरह से वो जो बोल रहा है वो प्रयास कर रहा है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति उसको सुनने लगा। वो जवाब देगा एक बार, भले ही वो ऐसे झुंझला के देगा ना, लेकिन वो देगा। तो कहते हैं इसी तरह से जारी रखें, अपनी आस्था को दोहराना जारी रखें, तब तक वो बूढ़ा आदमी जो हमारे अंदर बूढ़ा है, लेजी व्यक्ति है, वो झटके के साथ सतेज बिल्कुल सचेत ना हो जाए। तब तक आप दोहराते रहिए, अपने अचेतन मन में वो इंफॉर्मेशन डालते रहिए, और एक दिन वो एकदम से स्वतः पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। तो हमें स्पष्ट कर देना चाहिए यहाँ पर। वो कहते हैं आस्था विश्वास नहीं है। आस्था का मतलब विश्वास नहीं है। वो कहते हैं विश्वास का कैसे मतलब है कि हाँ हमें विश्वास है कल सोमवार है, ये एक विश्वास है ना। इसका अर्थ है ये निश्चित चीज है, कुछ निश्चित है। लेकिन आप कहेंगे कि मेरी आस्था है कि आने वाला कल सोमवार है ना, लेकिन आपको आशय नहीं है, आपको ये विश्वास नहीं है। तो आपके विश्वास कैसे होगा कि आप उसको पूरी तरह से आप एफर्म करते रहें, आप उसको दोहराते रहें, तब आपको पता चलेगा कि नहीं कल सोमवार ही है ना। तब आपके विश्वास, जब विश्वास और आस्था में क्या फर्क है कि आपको विश्वास वो है कि हाँ आपको पता है ऐसा होना है, और आस्था है कि आप उसको जागृत कर रहे हो अपने अंदर, धीरे धीरे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो इस तरह से कैसे हमारी आस्था बढ़ती है, वो इसी तरह से जैसे हमारे धर्मों में बहुत सारे मंत्र बनाए गए हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग मंत्र है। जब हम उसको रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो भले ही हम उसके मतलब पता हो नहीं मतलब पता हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पता है, और वो जहाँ वहां जा करके वो हमारे अंदर विश्वास जागृत करती है उस मंत्र के प्रति, और हमें लगता है कि हाँ ये हमारे जीवन में कार्य कर रहा है ये मंत्र। तो आप बचपन से कंडीशनिंग हम लोग की इस तरह से हुई होती है कई बार, कि एक मंत्र को बताया गया तो अच्छा इसको पढ़ना ही है रोज, है ना, क्योंकि उसमें विश्वास होता है हमारे अंदर कि अच्छा ये जो भगवान का स्वरूप हमारे हमें एक आइडल स्वरूप में दिया है, वो कार्य कर रहा है। इस तरह से हमारा विश्वास बन गया होता है। धीरे धीरे हमारे अंदर क्या विश्वास जागृत कर दिया है पितामह ने, हम सब आत्म स्वरूप है, हम सब आत्मा है। जब हम ये दोहराते हैं, हर दिन दोहराते हैं, तो हम आत्म स्वरूप होकर के कार्य करना शुरू करते हैं। इस भौतिक जगत से, इस शरीर से हम नहीं जुड़ते हैं उतना, हम सही और गलत को समझ पा रहे हैं। हम अपने ऊपर जो हम ये जान गए हैं कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे जीवन में हुआ है वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं ही उसके लिए मैं जो भी मुझ में हो रहा है वो मैंने ही, मेरे ही वजह से हो रहा है। तो अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। कैसे? क्योंकि हम अफर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, आई एम द क्रिएटर, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। तो हमें वो जागृत, जब हम रिपीट करते हैं उसको अहम ब्रह्मास्मि, तो हम बहुत सारी चीजें जो क्रिएट करना चाहते हैं वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है, और आप देखते हैं कि कई सारी चीजें मिस्टेकली आपके जीवन में हो जाती हैं। तो वो इसी तरह से कार्य करती हैं, जैसे कि आप इस तरह से, तो आकाशीय रिकॉर्ड्स और वो सब भी आप देख सकते हो। टाइम टाइम टेबल भी ऐसे ही कर सकते हो, जब आप रिपीट करते चलोगे, एक एफर्मेशन बना लोगे। तो लगातार दोहराती हुई प्रार्थनाओं के द्वारा न केवल अपनी तरफ से परंतु दूसरों की तरफ से भी उनका अवचेतन मन सावधान हो चुका है। कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो दूसरों के जीवन में भी हम बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। तो इतनी हमारी आस्था बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं कि मंत्र को पूरी तरह समझ नहीं समझता है कोई भी, लेकिन शीघ्र ही उसके अवचेतन मन का एक अंग बन जाता है। वो मंत्र अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पे अवचेतन मन में रिपीट होता रहता है। आप थोड़े समय उसको कॉन्शियसली करेंगे, चेतना के साथ करेंगे, और थोड़े समय बाद वो ऑटोमेटिकली आपके अवचेतन मन में चले जाता है, वहां पे रिपीट करने लगता है और कार्य ब्रह्मांड करने लगता है। तो आगे वो बता रहे हैं कि स्वयं के साथ समय समय पे दोहराएं कि आपका एक प्रभा मंडल देखने वाले हैं आप, है ना। कैसे ऑरा देखने की बात करी कि आप एक प्रभा मंडल देखने जा रहे हैं।
आप टाइम ट्रैवल, दूर अनुभूति कर सकते हैं कि कैसे आप किसी एक ग्रह में गए। तो ये सारी चीजें भी आप दोहराते जाइए और आप करते रहेंगे। और उन्होंने बताया ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो करोड़ोंपति हैं, मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उनकी भी क्योंकि वो आस्था उन्होंने रखी है अपने अंदर कि वो क्रिएटर है, दे कैन क्रिएट। वो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का बहुत ज्यादा अफर्म करते हैं अपने अंदर, विश्वास करते हैं कि वो कर सकते हैं, इसलिए उनकी क्षमताएं जागृत हो जाती हैं, उनकी शक्तियां जागृत हो जाती है। और वो वहां पर अपने जो संदेह है उसको तोड़ सकते हैं। तो वो एक और चीज यहाँ पे अफर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि हमें कोई भी अफर्मेशन, हमें नकारात्मक अफर्मेशन नहीं देना है, हमें हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस लेने हैं, है ना। नहीं शब्द का प्रयोग हमें कभी नहीं करना है अपने अफर्मेशन में। कहते हैं सफलता के इस संकल्प का प्रयास करें और आप सफल होंगे, जरूर होंगे, वो कहते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि आप यहाँ पर दूसरी एक और चीज वो बता रहे हैं कि आपने लोगों के बारे में सुना होगा कि वो अपने पिछले जीवन में क्या थे, है ना, वे क्या कर रहे हैं, ऐसे जो दूसरों को बता सकते हैं कि उन्होंने क्या थे। वो आकाशीय अभिलेख के में आते हैं क्योंकि वो अनेक लोग अपनी नींद में सूक्ष्म लोक में यात्रा करते हैं, आकाशीय अभिलेख को देखते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि बहुत लोग हैं, हम लोग सभी आकाशीय, रात में जब सोते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हम शुक्र यात्रा करते हैं, ये अभी तक हम जान पाए हैं ना। तो बहुत लोग कहते हैं अच्छा हमें याद रहा है कि हमने कुछ ना कुछ देखा, अपने आकाशीय रिकॉर्ड देखा। कोई कहेगा हमने ये देखा, है ना। बहुत सारी चीजें वो नेगेटिव भी सोचते हैं, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा था, कोई बहुत सारी नेगेटिव देखते हैं। तो कहते हैं इसलिए उन चीजों को जो वे बताते हैं उनमें से कुछ सत्य होती है, जबकि कुछ डिस्टॉर्टेड विक्रिया होती है। कुछ बस थोड़ा थोड़ा उनको याद होता है, कुछ नहीं याद होता है, तो खाली छोटा पार्ट उनको याद होता है। तो आप ये जानेंगे कि अधिकांश चीजें जिनमें आप सुनते हैं पीड़ा से संबंधित होती हैं। लोग उन सभी चीजों से गुजरते हैं जो मुख्यतः बुरी तरह प्रताड़ित होती है। मैं 2 मिनट और लूंगी प्रिया जी बस। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस पृथ्वी के पर पाठशाला के रूप में हैं और हम सीखने के लिए आए। तो हम ज्यादातर जो चीजें देखते हैं ना अपने ध्यान में, या मतलब हम जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, नींद में अपने ऑटोमेटिकली सूक्ष्म यात्रा करते हैं, तो वहां पे बहुत सारी कठिनाइयां देखते हैं अपने जीवन में। किसी को दिखता है कुछ हो रहा है, कुछ कहीं पर गर्मी में वो तपाया जा रहा है, कब बहुत सारी चीज वो देखते हैं। तो मनुष्य को तनावों में होकर गुजरना पड़ता है, वो कहते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि जो मनुष्य है, हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं, उनको बहुत स्ट्रेस से गुजरना ही होता है, क्योंकि उनको लगभग टूटने वाले परंतु पूरी तरह नहीं बिंदु तक भेज देते हैं। ऐसी जगह तक भेजते हैं जहां पर वो टूट जाए, पर वो टूटना नहीं है उनको। अगर वो टूट गए हैं तो वो फेल हो गए इस धरती पे आके। कहते हैं कि ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस हमारे जीवन में आती है जहाँ लगता है अब हम पूरी तरह से टूट गए, अब हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन ताकि उनकी आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण किया जा रहा है, उनके अंदर क्या आध्यात्मिकता में कहाँ किस लेवल पे है, कितना उनके अंदर फेथ है इसमें, और कैसे वो अपने दोषों को अनुमूलन किया जा रहे हैं, कैसे वो देख पा रहे हैं कि उन अंदर क्या कमी है, क्या दोष है। और वो अपने इन्हीं वजह से वो चीजों को सीखने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। और अपने जो लोग दयालु होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी तुलना में कठिनाइयों से कहीं अधिक और स्थायी रूप से काफी तेज से वो सीखते हैं। तो जो लोग ना अपने अंदर के दोषों को देख पाते हैं, सीखने की तैयारी करते हैं, दयालु होते हैं, है ना, बहुत सरल हो रहे होते हैं, तो वो सिंपल, जितना सिंपल रहेंगे, अपने नाम से नहीं जुड़े, अपने शरीर से नहीं जुड़े, तो वो कहते हैं कि वो अपने जो करने के लिए आए हैं धरती पे, वो बहुत तेजी से कर पाते हैं। उनकी कठिनाइयां होते हुए भी उनको कठिनाइयां नहीं दिखती है, ना ही उनसे वो जुड़ते हैं, और वो काफी तेजी से सीखते हुए आगे निकलते हैं। तो कहते हैं कि ये क्योंकि ये प्रशिक्षण पाठशाला है धरती, यहाँ पर हम सुधार के लिए विशेष रूप से सुधारात्मक है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बहुत दयालु आत्माएं भी हैं जो रात के अंधेरे में प्रकाश की एक रेखा की तरह प्रकाशित होती हैं। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो रात में मतलब बहुत ज्यादा किसी को एनकरेजिंग आत्माएं हैं, प्रकाश की रेखा की तरह, यानी कि वो बहुत प्रकाश देने वाली है, यानी कि एनकरेजिंग आत्माएं हैं। तो कहते हैं कि वो भी उनका भी किस क्या है, संसार अधिकांशतः विवाद और शत्रुता है और संघर्ष है। तो वो इतनी दयालु है, लेकिन धरती पे अगर वो आई है उस तरह की आत्मा, तो उनका भी जीवन कैसा है, बहुत विवादपूर्ण हो जाता है, कई बार संघर्षपूर्ण हो जाता है, शत्रु हो जाते हैं उनके। तो उस तरह से धरती, क्योंकि एक ये यहाँ सीखने का है, इसलिए वो लोग वो लेकर के आए हैं।
इसी तरह से वो बता रहे हैं कि एक पृथ्वी पर आने वाले उचित अस्तित्व कुछ अशुद्धियों को लेकर के आते हैं, जो भी मतलब हायर एंटिटीज हैं, बहुत जो पहले से ही जैसे कॉजल वर्ल्ड से आई हुई है, बहुत हायर एंटिटीज हैं। तो कहते हैं वो भी कुछ अशुद्धियां लेकर के आई होती है अपने अंदर, उनमें भी कुछ कुछ अशुद्धियां होती हैं जो उनके लिए एंकर का काम करती हैं यहाँ पे धरती में, क्योंकि उनको पृथ्वी के संपर्क में बनाए रखती हैं। अगर वो बिल्कुल से प्योर है तो यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, वो यहाँ रह ही नहीं सकती हो प्योरेस्ट सोल। तो इसलिए वो जो सोल यहाँ पे हायर एंटिटी है, वो भी है, उसके अंदर भी कोई अशुद्धि होती है, कोई भी एक अशुद्धि। आपने बहुत सारे मास्टर्स के बारे में सुना होगा, जाना होगा, तो वो ना उनके बारे में भी कुछ है कि अच्छा कैसे उन्होंने ब्रेक किया अपनी अशुद्धियों को और आगे बढ़े, क्योंकि वो धरती पे आए हैं, कार्य करने के लिए आए हैं, और पृथ्वी से संपर्क बनाए रखने में उनको वो चाहिए, क्योंकि धरती में ऐसा होना जरूरी है। कहते हैं कि जब आप देखते हैं कि कई बार ऐसा हम देखते हैं ना कि कई अमुक अमुक व्यक्ति है, इतना ऊंचा हो ही नहीं सकता, जैसे कि कुछ कहते हैं, वो कई ऐसी चीजों का शौकीन है जिसके बारे में हम कहते हैं कि हाँ उसमें अच्छा नहीं है, कुछ इस तरह की आदतें हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी हायर मास्टर हो सकता है, वो भी हायर एंटिटी है, एक हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं हाँ, जब तक कि कोई पीता नहीं है, यानी कि वन डज नॉट ड्रिंक, जब वो अगर कोई शराब पीने लगता है तो वो कहते हैं कि वो बहुत ऊंचा, जहां तक वो पीता नहीं है वो बहुत ऊंचा हो सकता है ना। हालांकि शराब पीना सभी उच्च क्षमताओं को प्राप्त कर दे को समाप्त कर देता है, क्योंकि जहां शराब पीने लगते हैं माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो कहते हैं जब तक व्यक्ति हायर एंटिटी का हम तब तक कर सकते हैं जबकि कोई शराब ना पिए। तो शराब के बारे में उन्होंने बहुत बताया है यहाँ पे कि कोई पीता नहीं है तब तक वो हायर एंटिटी है, अगर वो चाहे कितना भी कुछ हो। महान अतीन्द्रियवादियों और दूर अनुभूति संपन्न लोगों में से अधिकांश में भौतिक दोष होते हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हम समझेंगे अरे कैसे हैं ये लोग, क्या है, लेकिन वो धरती पे ना बहुत, जैसे कई लोग बहुत पीड़ा कई चीज है, लेकिन वो बहुत उस सब्जेक्ट में माहिर है। यहाँ पे बताए हिटलर है, हिटलर को हम बहुत नेगेटिव रूप में जानते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि फिर बशर्ते वो जो हिटलर है वो जरूर से धरती पर एक रिफॉर्मेशन के लिए आया होगा, धरती जरूर से आएगा या आ चुका है वो सोल, क्योंकि उसने पहले से ही जान लिया है कि धरती पे नेगेटिविटी नाम की क्या चीज है, किस तरह से एक शासन कारक है जो वो अगर कितना कठोर हो सकता है वो उसने सीख लिया है। तो जब भी वो वापस आत्मा धरती पे आई है या आएगी, वो महान सुधारक होगी, एक बहुत बड़ा महान सुधारक रिफॉर्मर होगा वो, एक वो आत्मा। तो इस तरह से वो बताते हैं स्मरण रखे कि मध्य मार्ग ही वह मार्ग है जिसमें रहना चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि इतने खराब मत बनो कि तुमको बाद में इसके लिए कष्ट उठाना पड़े, और यदि इतने शुद्ध इतने पवित्र नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपके अधीन है, तब आप इस पृथ्वी पर नहीं ठहर सकते हैं। तो ना ही बहुत शुद्ध वाला जो आत्मा है वो भी धरती पे नहीं रह सकती, उसको सीखने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, या तो दिखने में बुरा होगा या उसके अंदर कोई ऐसे कार्य करता होगा जो कि हमें लगता है कि सही नहीं है, कुछ ना कुछ वो लेकर आता है ताकि वो धरती पे टिका रहे, है ना। सौभाग्यवश तथापि कोई भी इतना शुद्ध नहीं है, कहते हैं कोई भी इतना जो धरती पे है ना वो प्योरेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर से रहेगा। तो मास्टर्स अगर आपके अंदर भी आप सोचते हैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, आप भी एक हायर एंटिटी हो सकते हैं, सामने वाला भी एक हायर एंटिटी हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हमें बताई हैं, तो अपने अंदर झांकते रहिए कि आपको क्या ब्रेक करना है, आप किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं, और विश्वास करिए कि जो भी यहाँ बताया है, चाहे वो आपका टाइम ट्रैवल हो, आपका पास्ट देखना है, फ्यूचर देखना है या प्रेजेंट देखना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस करनी है। और अगर कहीं पर आपको उन लोगों से बात करनी है जो अनुभव ले चुके हैं, तो आप अनुभव उनसे बात करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को रखिए। थैंक यू सो मच। मैं ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सुन रहे हैं मुझे अभी या फिर बाद में मास्टर। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बीएमसी की टीम का थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, और हमारे थैंक यू गुरुओं सो का मच भी। मैम। यस, यस। तो 5 मिनट ध्यान करवाएंगे या सेशन समाप्त करते हैं? हाँ, अगर तो समय है तो जरूर कराएंगे। जी, 5 मिनट ध्यान करा लीजिए। ओके।
मास्टर्स आराम से आसन में बैठ जाइए, सुखासन ले लीजिए, पीठ सीधी रखते हुए, कंधे पीछे करते हुए, चश्मे नीचे उतार लीजिए अगर आपने चश्मे पहने हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आलती पालती मारे हैं तो इस तरह, नहीं तो एड़ी पे वो एड़ी चढ़ाते हुए, और अपने हाथों की उंगलियां ऐसे बंद करते हुए एक दूसरे में हथेली ऊपर रखते हुए बहुत आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। हम जैसे ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, हर एक टैग्स जो हमने लगाए हुए हैं, मैं एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, वो सारे छोड़ दीजिए, एक आत्म स्वरूप हो जाइए। अपने ऑफिस के भी जो भी टैग्स हैं आपके, जो हमारे अंदर अहंकार लाते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए सब कुछ। वो सिर्फ हमारे भौतिक जगत के लिए है। और ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे। अगर कोई भी विचार आ रहे हैं तो हमें बस जानना है कि कहाँ से आ रहे हैं, और उन्हें वहीं प्रेम से छोड़ते हुए, उस विषय पे ना जोड़ते हुए, ध्यान को सांसों पे लेकर आ जाइएगा। शरीर के अंदर, आपके हृदय में आपके इमोशंस कैसे हैं, उनको भी जानते हुए, उनके भी स्पंदनों को समझते हुए ध्यान वापस अपने सांसों पे ले आएंगे मास्टर्स। और ये निरंतर एक का कार्य है, हमें जो करते रहना है ताकि हम वाइब्रेशंस को, स्पंदनों को समझना सीख जाएं। सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है मास्टर्स, हमें समझना है इन सारी बातों को। तभी हम छोड़ पाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। सरल हो जाइए, आती हुए श्वास और अपनी जाती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखते जाएंगे। ना ही आप मन है, ना ही तन है, ना ही बुद्धि, ना ही चित्त, और ना ही अहंकार। सिर्फ आत्मा है। आत्मा जो कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। आत्मा जो ज्ञान लेने के लिए इस शरीर रूपी धरती में आई है, इस धरती के स्कूल में, विद्यालय में, जो हम निरंतर सीखते चले जा रहे हैं। शरीर के बंधनों से उसे मुक्त करते हुए, शरीर होते हुए भी, बस हमें जुड़ना नहीं है किसी भी चीज से। आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास माध्यम बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, भीतर जाते जाएंगे मास्टर्स। और शायद ये परमात्मा स्वरूप के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हुए निरंतर अपनी श्वासों से जुड़ते हुए, श्वास को भी सरल करते हुए, जुड़ रहे हैं अपने सत्य स्वरूप से।
अपने श्वासों की इस गाड़ी पर, इस फ्लाइट पर आप बैठ गए हैं, तो परमात्मा ने हमें जन्म से ही एक साधन दिया है अपने से मिलाने का। हमें बताने का कि हम उनकी संतान हैं, उन्हीं के स्वरूप की तरह हमारे अंदर सब कुछ है, हूबहू हम उनके जैसे हैं, संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण। अपने अंदर दोहराएंगे मास्टर्स, हम प्रतिज्ञापन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे। पहले थोड़ा सा हम तेज आवाज में, जितना हमारे कान सुन सकते हैं, फिर थोड़ा सा मध्यम, और फिर बिल्कुल विस्परिंग, फुसफुसाहट के साथ, और फिर उसके बाद होठों को बिना हिलाए कोई भी आवाज निकाले मन में, उसके बाद वहां से भी छोड़ते हुए बस अंतर मन से ब्रह्मांड में वो गूंज, जो आपके शब्द गूंज रहे हैं और ब्रह्मांड उन पे कार्य कर रहा है। इस तरह से हम ये अफर्मेशन करेंगे मास्टर्स। मैं पहली बार दोहराती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। इसकी अनुभूति अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करते हुए मास्टर्स, थोड़े मध्यम टोन में हम दोहराएंगे। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। थोड़ा और धीमे फुसफुसाहट के साथ। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं और ईश्वर एक हैं। पूरी तरह से अंतर्मन में मैं ईश्वर, मैं और ईश्वर एक है। मैं और ईश्वर एक है। वे बिना आवाज के, बिना अपने होठों को हिलाए अंतर्मन में दोहराते जाएंगे। मैं और ईश्वर, मैं ईश्वर एक है। मैं और ईश्वर, मैं और ईश्वर एक है। 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 मैं बदलते हुए स्पंदनों को अनुभव कर रहे हैं हम। मैं और ईश्वर एक। मैं
ईश्वर, ईश्वर की धीरे धीरे मास्टर्स अपने शरीर की चेतना में आएंगे, भौतिक जगत की चेतना में आएंगे। और जब भी आपको चाहिए आप ऐसे ही एक प्रतिज्ञापन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जिस भी आध्यात्मिक यात्रा में आप जो भी पाना चाहते हैं वो, या भौतिक, धीरे धीरे अपने आसपास के वाइब्रेशन स्पंदनों को अनुभव करते हुए अपने शरीर के हर एक बॉडी के पार्ट की हर एक जो भी स्पंदन है उनको अनुभव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हमारे गुरुओं को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, जो हमें इस यात्रा में लेकर आए और निरंतर हमारी मदद कर रहे हैं हमें और आगे भी बढ़ने में। इन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन, सत सत नमन। हमारे माता पिता को धन्यवाद, उन्होंने हमें शरीर या जन्म दिया, पालन पोषण किया। और हमारे पूरे परिवार का धन्यवाद, जो निरंतर हमारे साथ सहयोग दे रहा है। हमारे शरीर को धन्यवाद और हमारी श्वासों को, हर एक श्वास को धन्यवाद। हमारे साथ जो भी मास्टर्स जुड़े हैं, अपनी ऊर्जा को हमसे मिलाते हुए सुंदरता, सुंदर स्पंदनों को पूरी तरह फैलाते हुए इस विश्व में, उन सभी को धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के नमन करती हूँ आपके परमात्मा स्वरूप को, और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना, ये मौका दिया। सबके लिए धन्यवाद मास्टर्स, कोटि कोटि।